साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में। सुपर टेट के लिए जीएस और जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से गलत जोड़े का चुनाव करें। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है सन्यासी विद्रोह क्या 1760 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी में दिया है कोल विद्रोह क्या 1831-32 में हुआ था। ऑप्शन सी में दिया है संथाल विद्रोह क्या 1855-56 में हुआ था। और ऑप्शन डी में दिया है मोपला विद्रोह क्या 1928 में हुआ था। आप सभी इसका उत्तर करेंगे। देखिए, सन्यासी विद्रोह जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही दिया हुआ है, लेकिन यह हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो है गलत दिया हुआ है, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। बी ऑप्शन की बात करें तो कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ था, यह भी सही दिया हुआ है, इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमें बताना है कौन सा विकल्प जो है गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी की बात करें तो संथाल विद्रोह, देखिए यह भी 1855-56 में हुआ था, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन डी में दिया है मोपला विद्रोह 1928 में, तो देखिए मोपला विद्रोह जो है 1928 में नहीं हुआ था, यह हुआ था 1921 में। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था कौन सा विकल्प गलत है, तो डी ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। मोपला विद्रोह जो है 1928 में नहीं बल्कि 1921 में हुआ था। और देखिए यह विद्रोह जो है केरल में हुआ था। केरल के किसानों द्वारा किया गया जमींदारों के विरुद्ध यह विद्रोह था। जबकि 1928 की अगर बात करें तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और बारदोली की महिलाओं ने ही जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि जो है दी थी। मोपला विद्रोह जो है केरल के मालाबार तट पर हुआ था 1921 में। डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह जो है 1928 में नहीं बल्कि 1921 में हुआ था। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया। ऑप्शन ए में दिया है बनारस अधिवेशन 1905 में। बी ऑप्शन में दिया है कोलकाता के अधिवेशन 1906 में। ऑप्शन सी में दिया है सूरत अधिवेशन 1907 और डी ऑप्शन में दिया है कोलकाता अधिवेशन 1911। यहाँ आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा बनारस अधिवेशन 1905 के अधिवेशन में। ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में जो है स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया। और देखिए बनारस अधिवेशन 1905 की जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और स्वदेशी के प्रस्ताव को यहीं पर जो है अपनाया गया था। जबकि कोलकाता अधिवेशन 1906 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और यहाँ पर जो है स्वराज शब्द को अपनाया गया था। यानी पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने जो है कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया था। जबकि सूरत अधिवेशन 1907 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी, और यहाँ पर जो है कांग्रेस में फूट पड़ गई थी 1907 में। जबकि कोलकाता अधिवेशन 1911 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण दत्त ने, और यहाँ पर जो है पहली बार जनगण मन जो है गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1911 के अधिवेशन में।
आपसे यहाँ पूछ रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया। तो जो है आपका सही उत्तर होगा बनारस अधिवेशन 1905 के अधिवेशन में। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु किस आयोग या समिति का गठन किया गया था। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है व्हिटले आयोग का, बी ऑप्शन में दिया है साइमन आयोग का, ऑप्शन सी में दिया है हंटर आयोग का और डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए 1919 के अधिनियम की जांच हेतु जो है किस आयोग या समिति का गठन किया गया था। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी साइमन आयोग का। और देखिए साइमन आयोग कब बनाया गया, तो 1927 में। साइमन आयोग कब बनाया गया, तो 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में। और आपको बता दें कि इसी के विद्रोह में जो है लाला लाजपत राय ने नारा दिया था साइमन गो बैक का। और इसी के विरोध में जो है इनकी मृत्यु भी हो गई थी लाला लाजपत राय की। ब्रिटिश कंपनियों द्वारा लाठीचार्ज में जो है लाला लाजपत राय को जो है गंभीर चोटें आई थी, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। जबकि व्हिटले आयोग की बात करें तो व्हिटले कमीशन आया 1928 में, श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए बनाया गया था व्हिटले कमीशन। और हंटर आयोग की बात करें तो हंटर आयोग जो है शिक्षा के विकास के लिए बनाया गया था। और एक हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भी बनाया गया था। बिल्कुल आप लोग इसे नोट भी करते चलेंगे। और 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु किस आयोग या समिति का गठन किया गया था, तो आपका सही उत्तर होगा साइमन आयोग का। साइमन आयोग बना 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में। हमने आपको बताया कि इसी के विद्रोह में जो है लाला लाजपत राय ने नारा दिया था साइमन गो बैक का। और इसी के विरोध में जो है इनकी मृत्यु भी हो गई थी ब्रिटिश कंपनियों द्वारा लाठीचार्ज में। इनको जो है गंभीर चोटें आई थी, जिसकी वजह से जो है इनकी मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी के द्वारा, बी ऑप्शन में दिया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, सी ऑप्शन में दिया है दयानंद सरस्वती के द्वारा और डी ऑप्शन में दिया है लाला लाजपत राय के द्वारा। आप सभी को उत्तर करना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया है, जयप्रकाश नारायण दिया है, दयानंद सरस्वती दिया है और लाला लाजपत राय दिया है। देखिए महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। और जयप्रकाश नारायण ने जो है नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। जबकि लाला लाजपत राय ने अभी हमने बताया साइमन गो बैक का नारा दिया था 1927 में। इसी के विद्रोह में जो है विरोध में जो है इन्हें ब्रिटिश कंपनियों द्वारा जो है लाठीचार्ज इन पर की गई थी, जिसकी वजह से इनकी मौत भी हो गई थी। और देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन भी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया। सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। 1857 की क्रांति का फैजाबाद में नेतृत्व जो है किसने किया था। चलिए आप सभी को उत्तर करना है कि 1857 की क्रांति का फैजाबाद से नेतृत्व जो है किसने किया था। ऑप्शन ए में दिया है कुंवर सिंह ने, बी ऑप्शन में दिया है लियाकत अली, सी ऑप्शन में दिया है खान बहादुर खान और डी में दिया है मौलवी अहमदुल्ला। देखिए कुंवर सिंह की बात करें तो इन्होंने नेतृत्व किया था जगदीशपुर बिहार से। और लियाकत अली की बात करें तो इन्होंने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था इलाहाबाद से। और खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था बरेली में। और देखिए 1857 की क्रांति का फैजाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा देखिए लखनऊ से
1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। दिल्ली से देखिए नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। और कानपुर में नेतृत्व किया था तात्या टोपे और नाना साहब ने। जबकि झांसी में जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और असम में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था दीवान मनीराम के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग इसे नोट भी कर लेंगे। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है पेड़ों का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बी ऑप्शन में दिया है सौर का अवशोषण, सी ऑप्शन में दिया है वायु का प्रदूषण और डी में दिया है ऑक्सीजन की विमुक्ति। चलिए आप सभी को बताना है कि कौन जो है पेड़ों का कार्य नहीं है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण यह पूरी तरह से सही दिया हुआ है, लेकिन आपको बताना है कौन जो है पेड़ों का कार्य नहीं है, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। सौर का अवशोषण दिया है बी ऑप्शन में। तो देखिए पेड़ जो है सौर का अवशोषण करते हैं। सौर का अवशोषण करने के लिए ग्रीन मफलर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सड़कों के दोनों ओर जो है वृक्ष लगाए जाते हैं और ये वृक्ष जो है सौर को अवशोषण करने का काम करते हैं। तो यह भी सही है, लेकिन यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और सी ऑप्शन में दिया है वायु का प्रदूषण। तो देखिए पेड़ों से कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए यही जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है गलत दिया हुआ है। कौन पेड़ों का कार्य नहीं है? तो वायु का प्रदूषण यह पेड़ों का कार्य नहीं है। चलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? चलिए उत्तर करेंगे आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है आपको बताना है। ऑप्शन ए में हीलियम दिया है, बी ऑप्शन में जो है आर्गन दिया है, सी ऑप्शन में रेडान दिया है और डी ऑप्शन में जो है नियान दिया है। तो देखिए वायुमंडल में नहीं पाई जाती है कौन सी गैस, तो आपका उत्तर होगा रेडान जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। सी जो है करेक्ट आंसर होगा। और देखिए नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक रूप में पाई जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन में दिया है एम्स्टर्डम में, बी ऑप्शन में दिया है हेग में, सी ऑप्शन में दिया है जिनेवा में और डी में दिया है नैरोबी में। देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। ए जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। जबकि देखिए हेग की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग में है। जिनेवा में देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। देखिए ध्यान से आप लोग सुनते चलेंगे। हेग में अभी हमने बताया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग में है। और जिनेवा में अभी हमने बताया कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। और नैरोबी में जो है यूएनईपी का मुख्यालय है, अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो है मुख्यालय वह नैरोबी में है। और यूएनईपी की जो स्थापना है वह 1972 में हुई थी। चलिए यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में या फिर नई दिल्ली में? देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान का मुख्यालय जो है नागपुर में है। नागपुर महाराष्ट्र में है। सी जो है करेक्ट आंसर होगा। और इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की जो स्थापना हुई थी वह 1958 में हुई थी।
जबकि देखिए नई दिल्ली में जो है डीआरडीओ का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। इसरो अभी इस समय जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर में है और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान या फिर नीरी का मुख्यालय जो है नागपुर महाराष्ट्र में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सत्य है? चलिए आप सभी उत्तर करेंगे। इनमें से जो है कौन सा जोड़ा जो है सत्य दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक क्या कपिल मुनि हैं। बी ऑप्शन में दिया है योग दर्शन के प्रवर्तक क्या पतंजलि हैं। सी ऑप्शन में दिया है न्याय दर्शन के प्रवर्तक क्या गौतम मुनि हैं। डी ऑप्शन में दिया है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक क्या कणाद हैं। और ऑप्शन ई में दिया है उपरोक्त सभी। चलिए एक अतिरिक्त विकल्प आपको दिख रहा होगा। देखिए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल मुनि हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक जो है पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम मुनि हैं और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो है कणाद हैं। तो ये सभी विकल्प पूरी तरह से सही हैं, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ई जो है करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए और एक पूछता है कि रस मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए जैमिनी उत्तर होगा। आप लोग वैशेषिक दर्शन को मीमांसा दर्शन से मत जोड़िएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं, यह पूरी तरह से सही दिया हुआ है। और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक पूछता है तो जैमिनी उसका उत्तर होगा। तो ई जो है करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी विकल्प जो है पूरी तरह से सही दिए हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। निम्न में कौन सा जोड़ा जो है असत्य है? ऑप्शन ए में दिया है सूरदास क्या अकबर के समकालीन थे। बी ऑप्शन में दिया है वल्लभाचार्य क्या कृष्णदेव राय के समकालीन थे। सी ऑप्शन में दिया है मलिक मोहम्मद जैसी क्या शेर शाह सूरी के समकालीन थे। और डी ऑप्शन में दिया है चैतन्य प्रभु क्या हुसैन शाह के समकालीन थे। आप सभी को बताना है इनमें से जो है कौन सा जोड़ा जो है असत्य दिया हुआ है। देखिए चैतन्य प्रभु की बात करें तो ये हुसैन शाह के समकालीन थे, पूरी तरह से सही दिया हुआ है। जायसी देखिए शेर शाह सूरी के समकालीन थे, यह भी जो है पूरी तरह से सही विकल्प है। और वल्लभाचार्य देखिए कृष्णदेव राय के समकालीन थे, यह भी हमारा सही उत्तर है। तो देखिए जो सही है वह हमारा उत्तर नहीं होगा। आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो है असत्य है। तो देखिए सूरदास जो है अकबर के समकालीन नहीं थे, बल्कि सूरदास जो है जहांगीर के समकालीन थे। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही होगा। सूरदास जो है अकबर के समकालीन नहीं थे, ये जो है जहांगीर के समकालीन थे। और देखिए अकबर के समकालीन कौन था? तो तुलसीदास और मीराबाई जो है अकबर के समकालीन थे। चलिए ये जो है करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में, नई दिल्ली में, मैसूर में या फिर लखनऊ में? देखिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है यह मैसूर कर्नाटक में स्थित है। सी जो है आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलेंगे। भारत सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया? चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत सरकार ने डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कब घोषित किया? 2008 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2012 में? चलिए ध्यान से सुनेंगे आप लोग। देखिए 2008 में जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और 2009 में देखिए
भारत सरकार ने जो है डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। बी हमारा सही उत्तर होगा। और देखिए 2010 की बात करें तो हाथी को जो है राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया 2010 में। तो देखिए ये तीनों ही डेटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें नोट्स कर लेंगे। 2008 में जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 2009 में भारत सरकार ने डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। और 2010 में जो है हाथी को जो है राष्ट्रीय विरासत पशु जो है घोषित किया गया। चलिए फिलहाल बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर भारत सरकार ने जो है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया 2009 में। चलिए आगे चलेंगे। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया का डिजाइनर कौन था? ये जो आपको सिंबल दिख रहा है रुपया का, पूछ रहा है कि इसका डिजाइनर कौन था। ऑप्शन ए में दिया है उदय कुमार, बी ऑप्शन में दिया है सुरेश कुमार, सी ऑप्शन में दिया है दयाराम और डी में दिया है श्यामलाल। चलिए राष्ट्रीय मुद्रा ये रुपया का जो आपको सिंबल दिख रहा है, पूछ रहा है कि इसका डिजाइनर कौन था। क्या उदय कुमार, सुरेश कुमार, दयाराम या फिर श्यामलाल? तो देखिए राष्ट्रीय मुद्रा रुपया का जो डिजाइनर था वह था उदय कुमार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलेंगे। नागर शैली के मंदिरों का क्षेत्र जो है कौन सा है? आपके ऑप्शन में दिया है हिमालय से लेकर कृष्णा नदी तक, बी ऑप्शन में दिया है हिमालय से लेकर गोदावरी नदी तक, ऑप्शन सी में दिया है हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक और डी ऑप्शन में दिया है कृष्णा नदी से लेकर जो है कन्याकुमारी तक। चलिए इसका उत्तर करेंगे आप सभी। यह प्रश्न जो है पहले भी प्रैक्टिस सेट में कराया जा चुका है आप सभी को। नागर शैली के मंदिरों का क्षेत्र जो है कौन सा है? क्या हिमालय से लेकर कृष्णा नदी तक, बी ऑप्शन में आपके दिया है हिमालय से लेकर गोदावरी नदी तक, सी ऑप्शन में दिया है हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक और डी ऑप्शन में दिया है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। देखिए भारत में मंदिर निर्माण की जो है 3 शैलियां हैं। पहला नागर शैली, दूसरा बेसर शैली, तीसरा जो है द्रविड़ शैली। और देखिए ध्यान रहे नागर शैली को आर्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए हिमालय से लेकर कृष्णा नदी तक जो है बेसर शैली के मंदिरों का क्षेत्र है। चलिए हिमालय से लेकर कृष्णा नदी तक जो है बेसर शैली के मंदिरों का क्षेत्र है, जबकि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक जो है नागर शैली के मंदिरों का क्षेत्र है। इसके अलावा कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो है यह द्रविड़ शैली के मंदिरों का क्षेत्र है। अब आपको उत्तर मिल गया होगा। आपसे पूछ रहा था कि नागर शैली के मंदिरों का क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए नागर शैली के मंदिरों का क्षेत्र है हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक जो है नागर शैली के मंदिरों का क्षेत्र है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। और देखिए जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।